बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान की तरफ से रात भर रुक रुक कर होती रही गोलीबारी। उमर अब्दुल्ला ने की पाकिस्तान की आलोचना। गृह मंत्री ने कहा भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता की जमानत पर सुनवाई आज। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा किसी भी अप्रिय घटना के लिए प्रदेश प्रशासन होगा जिम्मेदार। सरकारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। राजनेताओं की तस्वीरों के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक। चुनाव से 6 महीने पहले जारी न हो सरकारी विज्ञापन। महाराष्ट्र और हरियाणा में चरम पर चुनाव प्रचार। मोदी का आईएनएलडी से समर्थन से इनकार। हुड्डा ने महंगाई के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। शिवसेना का बीजेपी पर तीखा वार। और मलिकाए गजल बेगम अख्तर की 100वीं जयंती आज। संस्कृति विभाग ने दिल्ली में किया विशेष आयोजन। सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी से तनाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को शुरू हुई गोलीबारी सोमवार रात तक भी जारी रही। पाकिस्तान ने बीएसएफ के 40 ठिकानों पर हमले किए। कल रात से लेकर अब तक करीब 3 नागरिकों के घायल होने की खबर है। आरएसपुरा सेक्टर में जारी इस गोलीबारी में अब तक 5 गांव वालों की मौत हो गई और 34 जख्मी हुए हैं। बीएसएफ ने कहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर जारी गोलीबारी रुक नहीं रही है। सोमवार पूरी रात रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। ताज़ा फायरिंग पुंछ के किरनी बेल्ट में हुई। अरनिया सब सेक्टर में हुई फायरिंग में 5 नागरिकों की मौत हो गई जबकि 34 लोग जख्मी हुए। बीते 4 दिनों में संघर्ष विराम उल्लंघन की 9 घटनाएं हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने इस गोलीबारी की निंदा की है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आचरण से दोनों देशों के संबंध सुधरने में वो स्वयं रुकावटें पैदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर गोलीबारी में घायलों का हाल पूछा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें ईद पर पाकिस्तान से इस तरह के तोहफे की उम्मीद नहीं थी। ऐसे मौके पे जबकि पार वालों की तरफ से हमें ईद के तोहफे मिलने चाहिए थे, इन्होंने वाकई एक अलग अंदाज में ये ईद मनाने का फैसला किया। सीज़फायर तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को इस उकसाने वाली कार्रवाई के लिए चेतावनी दी है। बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक ने साफ किया है कि पाकिस्तान जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है। बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की है और अभी तक हमें जो खबर मिल रही है पाकिस्तान की तरफ भी काफी क्षति हुई है। ईद के मौके पर हुई घटना के बाद घाटी में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जम्मू में भी शिवसेना ने जुलूस निकालकर केंद्र से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा है। मोदी जी उठो, भाषण बंद करो और पाकिस्तान को करारा जवाब दो। इस घटना का असर वाघा सीमा पर बकरीद के मौके पर होने वाली मिठाई के आदान प्रदान समारोह पर भी पड़ा। पाकिस्तान की ओर से मिठाई लेने से इनकार कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की जमानत याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बेंगलोर में उच्च न्यायालय और सेंट्रल जेल के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में बीती आधी रात से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पिछले महीने की 27 तारीख से बेंगलोर के सेंट्रल जेल में हैं। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को चेतावनी दी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने की किसी घटना के लिए वो जिम्मेदार होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में स्कूल कॉलेज सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। सरकारी विज्ञापनों में राजनेताओं के नाम और फोटो के बेवजह इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति ने कई अहम सिफारिशें दी हैं। प्रोफेसर एआर माधवन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति ने सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु और खर्चों के नियमन को लेकर दिशा निर्देश तैयार किए हैं। अदालत को सौंपी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के चित्र तो प्रदर्शित किए जाएं, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को इससे दूर रखा जाना चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक समिति ने चुनाव आयोग की सिफारिश को भी ठीक पाया है, जिसमें चुनाव से 6 महीने पहले ऐसे सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। समिति में माधवन के अलावा 2 अन्य सदस्यों में लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के. विश्वनाथन और सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार भी शामिल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग की है। राज्य के पिछड़ेपन और पोलावरम परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह मांग की। नवीन पटनायक का कहना है कि पोलावरम परियोजना को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू होने से आदिवासी जनसंख्या गंभीर रूप से पीड़ित होगी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। साथ ही उन्होंने बाढ़ से राज्य में हुए नुकसान की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी है। 7 उपग्रहों की सीरीज में तीसरे उपग्रह IRNSS-1C के प्रक्षेपण को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। इस बात की जानकारी इसरो ने दी है। तकनीकी कारणों से प्रक्षेपण टाला गया है। इसके लिए 67 घंटे की उल्टी गिनती आज से शुरू होनी थी। इसे 10 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-26 यान से छोड़ा जाना था। IRNSS-1A और IRNSS-1B की तरह ही इस मिशन को PSLV के एक्सेल संस्करण पर प्रक्षेपित किया जाना था। IRNSS के एप्लीकेशंस में क्षेत्रीय और समुद्री निगरानी, आपदा प्रबंधन, वाहनों की निगरानी और बेड़ा प्रबंधन शामिल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के उस पार चुनाव आयोग का नितिन गडकरी को कारण बताओ नोटिस। और आइए अब देखते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि रविवार को महाराष्ट्र के लातूर में हुई एक जनसभा में उन्होंने मतदाताओं से रिश्वत स्वीकार कर लेने की सलाह दी। आयोग ने अपने नोटिस के साथ गडकरी को सभा की CD और इस भाषण का अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा है। गडकरी को इस नोटिस का जवाब बुधवार तक देना होगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक वर्चस्व के चलते बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। दोनों ही पार्टियों को साथ छूटने का मलाल है, लेकिन प्रचार में शिवसेना बीजेपी पर हमले का मौका नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाला साहब ठाकरे के प्रति सम्मान दिखाने पर शिवसेना ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। सांगली जिले के तासगांव की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि शिवसेना को नागवार गुजरी। पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा गया कि गठबंधन तोड़ते समय बीजेपी का आदर भाव कहां चला गया था। पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपने प्रचार अभियान में ये बात उठा रहे हैं। 25 वर्षे जेव्हा तुम्ही सोबत होतात, आमच्याही व्यासपीठावरती तुमचे नेते येऊन गेलेले आहेत। दसरा मेळावा ही आमची एक पवित्र परंपरा आहे, ती पण तुम्ही पाळत नाही कधी। आणि शिवजयंतीच्या बाबतीत म्हणाल तर काल मला असं कोणीतरी सांगितलं की बीडच्या त्यांच्या सभेत व्यासपीठावरती शिवरायाचा पुतळा सुद्धा नव्हता। दिलचस्प ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी इस मसले पर बीजेपी को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अवसरवादी है। ठीक आहे, नुसती फक्त मतदान करायचं एक करमणुकीचा कार्यक्रम नाहीये निवडणुका म्हणजे। हा महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राच्या येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे। तो या नादान लोकांच्या मागे टाकू नका। ही वेळ अशी सतत वारंवार येत नसते। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस इसे गंभीरता से नहीं लेते। वो कहते हैं कि बीजेपी की बुराई शिवसेना का इकलौता एजेंडा है। देखिए, युति किसने तोड़ी ये दुनिया जानती है। अब हम उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब शिवसेना को ये फैसला करना चाहिए कि उनका राजनीतिक शत्रु कौन है, महाराष्ट्र में उनकी लड़ाई किससे है। महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शिवसेना को लेकर नरम रुख दिखा चुके हैं। बीजेपी की मंशा ये हो सकती है कि चुनाव के बाद भी
गठबंधन की संभावना बनी रहे। शिवसेना के कई नेता गठबंधन टूटने पर अफसोस जता चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सोमवार को जमकर पलटवार किया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए महाराष्ट्र आ रही है। उस्मानाबाद जिले में तुलजापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के भावी विकास की भ्रमित सी तस्वीर पेश करना, राज्य को दो हिस्सों में बांटने की बीजेपी की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को कभी उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो संदेश के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संदेश दिया था, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के सभी रेडियो चैनल्स पर किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि रेडियो पर संदेश देकर प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। रेडियो के जरिए आप देश भर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो मन की बात नहीं है, वो चुनाव की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो मैं समझता हूं इससे ज़्यादा जनतंत्र के लिए कोई खतरे की बात नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे लीगल सेल के लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सिंदखेड़ा, भुसावल, खेमगांव और नागपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगी। मायावती महाराष्ट्र के नासिक और ठाणे में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि बीते 15 साल में महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले महाराष्ट्र आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था, लेकिन राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में आर्थिक स्थिरता का दौर आया। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हर तबके की तरक्की कांग्रेस का पहला लक्ष्य रहा है। ये बातें उन्होंने नासिक की जनसभा में कही। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने चुनाव में सत्ता विरोधी लहर से इनकार कर दिया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि महाराष्ट्र का विकास पूरे देश के लिए मिसाल है और महाराष्ट्र कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। I think if you look at basically what we have done in the state of Maharashtra, particularly over the last 5 years, there have been a huge development, particularly infrastructure in Mumbai, the way we fought the drought, the industrialization of the state. We are number one in economy, we are in number one in industrialization. More and more investment is coming. महाराष्ट्र में बीजेपी को विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पुराने सहयोगियों से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद प्रचार में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कल लोनावाला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अरे पृथ्वीराज भाई, आपने जिस तरह से शासन किया है, हुटिंग के अलावे कुछ और हो ही नहीं सकता। 10 साल 15 साल तक इतना भ्रष्टाचारी शासन करने के बाद आपके भाषण में ताली बजाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करे क्या? एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी को तल्ख लहजे में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार पर आरोप लगाने से बाज आने के लिए कहा है। बुल्ढाणा में एक जनसभा में सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी उनके परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को कोर्ट ले जाने की चुनौती भी दी है। चुनाव खर्च के ब्यौरे में कमियां पाए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। इनमें कुछ प्रत्याशियों ने अपना लेखा जोखा ही नहीं पेश किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अगर तय समय में सही रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया है उनमें आईएनएलडी प्रत्याशी कुलभूषण गोयल, बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता, एचजेसी प्रत्याशी रविंद्र रावल, कांग्रेस प्रत्याशी डीके बंसल और बीएसपी प्रत्याशी विश्व दीपक शर्मा शामिल हैं। हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रही बीजेपी के लिए प्रचार करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं। उन्होंने सोमवार को हिसार और कुरुक्षेत्र में रैलियों को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों की तीखी आलोचना की और साथ ही कहा कि बीजेपी तिहाड़ जेल में बंद नेताओं का समर्थन नहीं लेगी।
हरियाणा में रैलियों का दूसरा चरण शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने हिसार में जनता को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की हुड्डा सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल में एक भी सरकार यहाँ ऐसी नहीं बनी जिसने यहाँ की जनता के हित के बारे में सोचा हो। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में परिवार शाही से मुक्ति पाकर के लोकशाही की प्रस्थापना के लिए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस के लिए चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में भी चुनावी सभा की। उन्होंने कुरुक्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए यहां पर्यटन को बढ़ाने का वादा किया। यहां चौटाला परिवार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने INLD से गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया। अपने साथ मेरी फोटो निकाल करके बांट रहे हैं। देखिए, हम तो मोदी जी का समर्थन करते हैं। मुझे तिहाड़ जेल वालों का समर्थन नहीं चाहिए, बाहुबलियों का समर्थन नहीं चाहिए। मुझे तो 125 करोड़ देशवासियों ने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री हरियाणा में 12 अक्टूबर तक कई रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उसे हरियाणा विधानसभा की हर सीट पर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा में रैली करके पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। अमित शाह हरियाणा के सिरसा, एलनाबाद, फतेहाबाद और झज्जर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए जी जान से जुटी है। पार्टी के प्रचार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ तमाम बड़े नेता उतरे हैं। कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिना रही है और केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दे रही है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता आजकल हरियाणा की रणभूमि में कूद चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादातर चुनावी रैलियों में पार्टी का चेहरा है। उन्होंने सोमवार को पानीपत और सोनीपत में चुनावी रैलियां की। हुड्डा ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। जो एडवांटेज 9.5 साल की हमारी सरकार रही है, हर वर्ग जो है वो संतुष्ट है कार्य से। हर वर्ग के लिए बहबूदी के लिए हमने नीतियां बनाई हैं और अगर तीसरी बार कांग्रेस पार्टी आएगी तो उसमें एक और हम उसका इजाफा करेंगे। तो ये सब आपके सामने है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं। हरियाणा से एकमात्र कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद की चुनावी रैली में कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो वहीं संगठन के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भी चंडीगढ़ में केंद्र की एनडीए सरकार पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सच्चाई उससे अलग होती है। देश में कानून का राज्य है। ये आरोप तो काफी समय से लगे हैं। किसी अदालत ने कुछ कहा है आज तक? कांग्रेस की कोशिश है कि वो राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो। विपक्षी पार्टियों में कोई बड़ा गठबंधन नहीं होने का फायदा भी वो हर मोर्चे पर उठाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हांगकांग में ठंडा पड़ा लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हांगकांग में चल रहा लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन ढीला पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह सड़कों से हट गया है। उम्मीद की जा रही है कि आज से स्कूल खुल जाएंगे और कारोबारी काम भी शुरू हो जाएगा। सोमवार की रात हांगकांग की सड़कों पर एक बार फिर गाड़ियों की चहल पहल दिखाई दी। बाजार में हल्की फुल्की हलचल देखी गई। हालांकि कई चौराहों और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखी, लेकिन उनकी संख्या में काफी कमी थी। प्रदर्शनकारियों ने भी माना कि उनका संघर्ष ढीला पड़ रहा है। So I really don't know what will happen next. But in fact, you can see here less people than the previous days. So I'm here to support this movement, and I hope that more people can come out to continue this movement. इस बीच हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव ल्यूंग चिंग-यांग ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बात करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बल प्रयोग से भी नहीं हिचकेंगे। 喺旺角再次有人群集結，持強烈不同意見人士之間嘅衝突機會不斷增加。
為防止暴力罪案減少人命傷亡，警方會喺適當時候採取行動。 इस बीच स्थिति में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि किंडरगार्टन स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। सोमवार को कई सरकारी दफ्तर भी खोल दिए गए थे, हालांकि उनमें उपस्थिति कम ही रही। उम्मीद की जा रही है अब प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत होगी और हांगकांग में पिछले एक हफ्ते से चला आ रहा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करीब 2 हफ्ते से चल रही लंबी लड़ाई के बाद सीरिया के कोबानी शहर में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का कब्जा हो गया। इस शहर पर कब्जे के लिए आईएस के आतंकी तीनों तरफ से भारी गोलीबारी कर रहे थे। जारी तस्वीरों में आईएस आतंकी द्वारा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहाड़ी पर झंडा फहराते देखा जा सकता है। कोबानी पर कब्जे के बाद आशंका है कि आईएस आतंकी बड़ा नरसंहार कर सकते हैं। कुर्द बाहुल कोबानी शहर के करीब 2 लाख लोगों ने तुर्की की सीमा में शरण ली है। आईएस को कोबानी में घुसने से रोकने के लिए कुर्द महिलाओं और पुरुषों ने भारी संघर्ष किया। एक कुर्दिश लड़ाकों की एक महिला नेता ने खुद को बम से उड़ा लिया, जिसमें कई आईएस लड़ाके मारे गए। इबोला महामारी से बचने के लिए अमेरिका ने एक नई स्क्रीनिंग व्यवस्था की बात की है। उधर स्पेन की एक नर्स भी इबोला से ग्रसित हो गई है। इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश सिएरा लियोन ने और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग की है। अमेरिका में इबोला का एक मामला सामने आने के बाद प्रशासन और चुस्त हो गया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अब स्क्रीनिंग की एक नई तकनीक लगाई जाएगी, जिससे हवाई जहाज से उतरने वाले हर एक व्यक्ति की जांच की जा सकेगी। We're also going to be working on protocols to do additional passenger screening, both at the source and here in the United States. All of these things make me confident that here in the United States, at least, the chances of an outbreak of an epidemic here are extraordinarily low. हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका इबोला से ग्रसित देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रहा है। A travel ban is not something that we're currently considering. The reason for that is simply, I think it's twofold. The first is there already is a multi-layered screening protocol in place in our transportation system. There are extensive screening measures on the ground in West Africa. इस बीच स्पेन की एक नर्स को इबोला वायरस से संक्रमित पाया गया है। इस नर्स ने पश्चिम एशिया में काम कर रहे पादरी जो इबोला का शिकार बने थे का इलाज किया था। Vigilancia epidemiológica de los contactos. Y vigilancia epidemiológica es ver cómo fue el contacto, ver si se tomaron las medidas de protección adecuadas y aislamiento y toma de temperatura. इस बीच सिएरा लियोन के अस्पताल से इबोला बीमारी से सफलतापूर्वक लड़कर स्वस्थ होकर निकले 46 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। देश के राष्ट्रपति ने कहा है कि इन लोगों को समाज में वापस लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बीमारी से लड़ने के लिए और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहायता की भी अपील की है। Ebola still here. We need more treatment centers. We need at least 1,000 bed treatment centers in the whole country. इबोला वायरस का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी अफ्रीका में हुआ है। अब तक 7,492 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 3,439 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व बैंक ने भी कहा है कि इस बीमारी का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज मलिकाए गजल बेगम अख्तर की 100वीं जयंती है। इनके बारे में मशहूर शायर कैफी आजमी ने कहा था कि जब वो गजल गाती हैं तो गजल सुनाई नहीं देती बल्कि दिखाई देती है। आइए देखते हैं गजल को उसके बेहतरीन अंदाज में।
निशाना बना दे। और मलिकाए गजल बेगम अख्तर की 100वीं जयंती पर आज देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम सदी का सफर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की तरफ से रात भर रुक रुक कर होती रही गोलीबारी। उमर अब्दुल्ला ने की पाकिस्तान की आलोचना। गृह मंत्री ने कहा भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता की जमानत पर सुनवाई आज। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा किसी भी अप्रिय घटना के लिए प्रदेश प्रशासन होगा जिम्मेदार। सरकारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। राजनेताओं की तस्वीरों के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक। चुनाव से 6 महीने पहले जारी न हो सरकारी विज्ञापन। महाराष्ट्र और हरियाणा में चरम पर चुनाव प्रचार। मोदी का आईएनएलडी से समर्थन से इनकार। हुड्डा ने महंगाई के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। शिवसेना का बीजेपी पर तीखा वार। और मलिकाए गजल बेगम अख्तर की 100वीं जयंती आज। संस्कृति विभाग ने दिल्ली में किया विशेष आयोजन।